क्या है फेमिनिज्म? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये आइडियोलॉजी हमारे देश में अभी ठीक ठाक प्रचलन में है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं धीरे धीरे, नारी शक्तिकरण पे। अभी एक बिल भी आया था लोकसभा में जो कि पास नहीं हो पाया। खैर वो एक अलग टॉपिक है कि उसमें क्या क्या रीजंस थे, लेकिन आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फेमिनिज्म होता क्या है। क्योंकि आपने सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो फेमिनिज्म वर्ड का यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इसको फेवर कर रहे हैं। लेकिन अगर उनसे पूछो ना बैठा के कि फेमिनिज्म क्या है, तो कुछ लोग बोलने लगते हैं मेट्रो में जो आगे का डिब्बा फीमेल्स के लिए रिजर्व है वही फेमिनिज्म है। गाड़ी का दरवाज़ा खोल देना फीमेल्स के लिए कि आओ आप पहले बैठो, ये फेमिनिज्म है। जो लोग इसको अपोज करते हैं वो भी अपनी बातें करते रहते हैं कि फेमिनिज्म की वजह से ये गड़बड़ हो गई है, ये माहौल ख़राब हो गया है। लेकिन एग्जैक्टली फेमिनिज्म आया कैसे, किस किस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा हुआ है फेमिनिज्म, इसके क्या क्या कोर फीचर्स हैं, और उसके बाद फेमिनिज्म स्टेट के बारे में सोचता क्या है। इसका टाइटल आई गेस ये होना चाहिए था, फेमिनिज्म एंड इट्स थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आज हम यही जानने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। क्या है फेमिनिज्म? एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, एक आंदोलन है, क्या है दोनों में से? एक्चुअली फेमिनिज्म दोनों है, एक आइडियोलॉजी भी है और एक विचारधारा भी है। एज एन आइडियोलॉजी इट वांट्स इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, और एज अ मूवमेंट ये रिजेक्ट करता है पैट्रियार्की को और पैरिटी का डिमांड करता है। पैरिटी मतलब जो फीमेल्स हैं उनको भी बराबर चांस मिलना चाहिए, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या क्या ये लोग चाहते हैं फेमिनिस्ट लोग? पहली चीज़ इक्वालिटी जेंडर बेस्ड पे। अभी हम पढ़ेंगे कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। फेमिनिस्ट लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जो थिंकर्स हैं, और ये डिबेट हमने सोशियोलॉजी में भी काफ़ी प्रचलित देखी है, तो यहाँ पे भी है उसका छोटा सा पार्ट। ये चाहते हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं के पास बराबर अधिकार हों, राइट्स ऑफ वुमेन। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी कि जो उनके ऊपर जो कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं ना सोसाइटी ने, रिलीजन ने, या फिर लीगल पॉलिटिकल भी अगर कुछ दिक्कतें हैं। अच्छा, अब बराबर अधिकार हैं लीगल और पॉलिटिकल हमारे देश में, लेकिन ये जब पहली बार फेमिनिज्म आया था तो तब पूरी दुनिया में फीमेल्स के पास वोटिंग का अधिकार नहीं था। इनफैक्ट बहुत जो डेवलप्ड नेशन है आज के ज़माने में, उनमें भी फीमेल्स को वोटिंग का अधिकार बहुत बाद में मिला है। डेमोक्रेसी के आने के 100-150 साल बाद फीमेल्स को अधिकार मिला है वोट डालने का बहुत सारे देशों में। तो ये लोग बात कर रहे हैं राइट्स की, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या फीचर्स थे या फिर क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो इतनी पीछे रह गई, जो सप्रेशन हुआ है फीमेल्स का? पहला कॉज है पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। हुआ पता क्या, हम लोगों ने मान लिया कि पब्लिक स्फीयर जो है, गवर्नमेंट है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, कुछ भी, ये सारा पब्लिक स्फीयर है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स वगैरह प्राइवेट स्फीयर यानी घर। तो हमने कहा कि ये दोनों ना अलग अलग हैं, इनमें डिवीजन कर दिया कि जो घर है उसमें फीमेल्स काम करेंगी और जो पुरुष है वो बाहर जाके पब्लिक स्फीयर्स में काम करेगा, और इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसी के अगेंस्ट खड़े हुए फेमिनिस्ट, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पब्लिक प्राइवेट डिवाइड है ना, ये खुद में पॉलिटिकल है। जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पब्लिक स्फीयर का पार्ट नहीं है, वो प्राइवेट स्फीयर में भी प्रैक्टिस होती है ठीक ठाक। एक थिंकर हुई है केट मिलेट, ये तो पेपर में क्वेश्चन भी आया था सीधा सीधा कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो बुक है वो किसने लिखी हुई है, तो केट मिलेट की बुक है। ये इसमें समझाती हैं कि पॉलिटिक्स होती क्या है। एक ग्रुप है जो बाकी बचे हुए ग्रुप को, यानी बची हुई जनता को लीड करेगा, मतलब वन ग्रुप जो कि डोमिनेट करेगा और डिसीजन मेकिंग करेगा। बचे हुए मतलब पूरी जनता को एक ग्रुप मान लिया और जो नेता है उनको एक ग्रुप मान लिया। तो अगर ये रिलेशन पॉलिटिकल है, तो जो घर में रिलेशन होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, हस्बैंड बता रहा है वाइफ को कि तुम्हें ये करना है, पेरेंट्स बच्चों को बता रहे हैं कि ये करना है, तो ये भी तो पॉलिटिक्स ही हुई फिर। तो ये बहुत बहुत डीप बात है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पब्लिक स्फीयर में प्रैक्टिस नहीं होती, इट इज़ ऑल्सो इन द प्राइवेट स्फीयर ऑफ लाइफ, जिसको हम घर बोलते हैं। तो इसी के अगेंस्ट फेमिनिस्ट लोग खड़े हुए। यही सब लिखा हुआ है, नॉन पॉलिटिकल इन नेचर, जो पहले बोला गया था प्राइवेट स्फीयर, लेकिन उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल है। ये याद रखना, केट मिलेट की किताब का नाम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है CUT-PG का है। आगे बढ़ते हैं, इसको एक लेवल और ऊपर लेके गई। उन्होंने बोला पर्सनल इज पॉलिटिकल। मैंने जो अभी आपको बताया कि जो प्राइवेट स्फीयर में आप लोग काम कर रहे हो वो भी पॉलिटिकल है। एक थिंकर हुई, ये लिखा है नाम इधर, सेनेलिथिया इनलॉय, बनाना बीचेस एंड वेसेस, 2000 में किताब लिखी है, बहुत फेमस किताब है। इन्होंने बोला पर्सनल इज इंटरनेशनल। एक स्टेप और आगे लेके गई इसको, कि जो जैसे घर में मेल डोमिनेशन है
और ये जो वॉर वगैरह है इसको भी ऐसा माना जाता है ये दुनिया में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ को लीड कर रहे हैं वो मेल्स हैं, तो मस्कुलिनिटी को वॉर से जोड़ कर देखा जाता है। तो इन्होंने भी वही बात बोली कि जो चीज़ घर में हो रही है फीमेल के साथ वही इंटरनेशनल लेवल पे जाके हो रही है, मतलब जो मस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी घर पे रूल कर रही है वही मामला इंटरनेशनल लेवल पर भी है। खैर, शी टेक्स द आर्गुमेंट, वही सब लिखा हुआ है इसमें कि इसने ना एक इमेज क्रिएट की है इंटरनेशनल लेवल पे कि रिस्पेक्टेबल वुमेन और ऑनरेबल मैन, हाँ कि एक ऑनरेबल मैन ऐसा होना चाहिए और रिस्पेक्टेबल वुमेन ऐसी होनी चाहिए जो घर में ये काम करे, एक आदर्श महिला। हमारे समाज में भी ये शब्द चलते हैं, मिलनसार, सुशील, सुकन्या और पता नहीं क्या क्या, तो वही उसी का अपोजिशन इन्होंने किया है इस किताब में। ठीक, इसके बाद जो मेजर, जैसे मैंने अभी क्या फीचर बताया आपको, एक तो पब्लिक प्राइवेट डिवाइड बताया, जो सबसे खतरनाक है पॉलिटिक्स में, जो वुमेन ऑपरेशन के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है जिसकी वजह से ये सब हुआ, वो है पैट्रियार्की और सेक्स एंड जेंडर। अभी मैंने बताया था, इसको पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पैट्रियार्की माने क्या? जो मेल है वो घर में डोमिनेट करेगा, मेल विल डिसाइड कि फैमिली में क्या क्या डिसीजन होने वाले हैं, मतलब मेल सुप्रीमेसी इन द फैमिली। लड़की बाहर पढ़ने जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, मतलब जब की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, अब तो काफ़ी हद तक भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जहाँ पे जेन्युइनली फीमेल्स और मेल्स के बीच में इक्वलिटी आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ जो टॉप सिटीज़ हैं उनके पॉश एरियाज़ की, वहाँ पे मामला बराबर हो चुका है। दे शुड एम फॉर जेंडरलेस सोसाइटी, उसकी भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो जो पैट्रियार्की है ना, जिसने घर में मेल की सुप्रीमेसी स्थापित कर दी, दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ फीमेल ऑपरेशन और जो अभी कंडीशंस हैं फीमेल की। दूसरा रीज़न क्या है? अच्छा, समझने की कोशिश करना। सेक्स बायोलॉजिकल फिनोमेना है कि जो फीमेल है उसकी बॉडी ऐसी होगी और वो बच्चा पैदा करेगी, मतलब प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि वो 9 महीने अपने कोख में बच्चे को रखेगी। लेकिन जो जेंडर है ना, उसके हिसाब से तय कर दिया गया कि ये बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, इसका काम सिर्फ बच्चा पैदा करके उसको बड़ा करना है एंड ऑल। जेंडर जो है ना वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, यही डिफरेंशिएशन यहाँ पे हुआ है कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कैटेगरी। एक सेकेंड, हाँ, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कैटेगरी और उसके बाद जेंडर है ये सोसाइटी ने बना के दिया है हम लोगों को। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि पैट्रियार्की ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें आज हम हालत देख ही रहे हैं फीमेल्स की क्या है। जो पॉश एरिया वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि फीमेल्स और मेल्स की बराबरी उनके एरिया में हो चुकी है, वो पूरे देश को इसी से जज करने लगते हैं। लेकिन आज भी ठीक ठाक फीमेल ऑपरेशन इसी डिवीज़न की वजह से है, हमारे देश में भी इनफैक्ट। खैर, आगे बढ़ते हैं। इक्वेलिटी एंड डिफरेंसेस, क्या है ये डिबेट? फेमिनिज्म की बाइबल कही जाती है ये किताब, साइमन डे की जो ये किताब है द सेकंड सेक्स। वुमेन आर मेड, दे आर नॉट बोर्न। जैसा मैंने अभी आपको बताया सेक्स एंड जेंडर की डिबेट में कि सेक्स बायोलॉजिकल फिनोमेना है, उसका इस बात से लेना देना नहीं है कि फीमेल जो है ऑफिस में जाके काम नहीं कर सकती या फिर पढ़ाई नहीं कर सकती। उसके बेस पे आपने डिसाइड कर दिया कि ये घर में रहेगी और लोगों को मतलब केयर करेगी, बच्चों की या फिर जो फैमिली में अदर मेल्स हैं उनकी। तो ये जेंडर सोसाइटी ने दिया है, तो इसी के अगेंस्ट ये खड़ी हुई है और ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वुमेन आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। महिला पैदा नहीं होती है, फीमेल पैदा होती है, वुमेन हम बनाते हैं उसको अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना, पेपर में बहुत काम आने वाला है। और जब आप कोट करते हैं फेमिनिज्म के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ साइमन डे, और इनकी किताब द सेकंड सेक्स बहुत फेमस है। कल्चर्स ने भी, दुनिया के जितने कल्चर्स हैं उन्होंने फीमेल का सप्रेशन ही किया है, जितने रिलीजन है उन्होंने भी सप्रेशन किया है, किसी ने कभी रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग तो इस पे जोक भी बनाते हैं कि वुमेन प्रोटेक्टिंग अ रिलीजन इज़ लाइक चिकन प्रोटेक्टिंग KFC। जो रिलीजन का जो एक अलग तरीके से रूप जो फीमेल्स के सामने रखा गया है, फिर सोसाइटी के सामने रखा गया है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि असली धर्म कुछ और है, ये जो बीच वाले हैं जो धर्म का इंटरप्रिटेशन करते हैं उन्होंने मामला ख़राब किया है। तो उस हिसाब से बताऊँ तो जो लोक धर्म है, एक वर्ड चलता है इसके लिए, उन्होंने फीमेल्स का सप्रेशन ही किया, तो वही इसमें लिखा हुआ है। लेकिन समझने की कोशिश करना, नेचर ने अकॉर्डिंग टू साइमन डे थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट किया है साइकोलॉजिकल लेवल पे भी। जैसे वुमेन्स के पास इमोशन, वुमेन के इमोशंस अलग तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, मेल के इमोशन अलग होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उस डिफरेंस से इतना बड़ा अंतर क्रिएट नहीं होना चाहिए था सोसाइटी में, यही ये कह रही हैं अपनी किताब में। तो इक्वालिटी की बात की गई है और डिफरेंसेस की बात की गई है। मेंटल लेवल पे मेल और फीमेल बराबर हैं काफ़ी हद तक। फीमेल प्लेन उड़ा सकती है और बमबारी भी कर सकती है उस प्लेन से, फाइटर पायलट बन सकती है फीमेल जब हाथ से लड़ने जाएगी तो हो सकता है किसी मेल से ना लड़ पाए, क्योंकि नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। तो इक्वालिटी भी है और डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है।
इसके बाद अच्छा, पूरी दुनिया में जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक आइडियोलॉजी राइज हुई थी लिबरलिज्म, उसके बाद बाकी बची हुई विचारधारा आनी शुरू हुई, क्योंकि रेनेसा पीरियड में बहुत सारे थिंकर्स का राइज हुआ, उन्होंने अलग अलग तरीके से सोचना शुरू किया, साइंटिस्टों का राइज हुआ, काफ़ी साइंटिस्ट का राइज हुआ काफ़ी। वही सेम केस यहाँ पे है। तो जो लिबरल थे ना, उन्होंने भी फेमिनिज्म की बात की, उसको कहा गया लिबरल फेमिनिज्म। ये एक टाइप है फेमिनिज्म का। क्या था लिबरल फेमिनिज्म? मैंने बताया था लिबरलिज्म के लेक्चर में कि इंडिविजुअलिज्म वाज द कोर प्रेमाइज ऑफ लिबरलिज्म, कि अपनी लाइफ के सेंटर में मैं रहूँगा। तो ये क्या डिमांड करेंगे स्टेट से? दे डिमांडेड कि जो फीमेल्स हैं उनको बराबर अधिकार मिलना चाहिए प्राइवेट स्फेयर से उठ के पब्लिक स्फेयर में जाने का। मतलब दे डिमांडेड, हाँ ठीक है, दे डिमांडेड इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन फॉर एजुकेशन एंड ऑल। लेकिन समझने की कोशिश करना, जो पहली वेव थी लिबरलिज्म की, उसने कहा कि हम प्राइवेट स्फेयर में इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग पर्सनल चॉइसेस को भी बहुत प्रायोरिटी देते हैं कि जो घर है ये पर्सनल है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम लीगल और पॉलिटिकल अधिकार दिलवा देंगे फीमेल्स को। और यही हुआ कि लीगल और पॉलिटिकल अधिकार मिल गए। लेकिन तुमने कह दिया कि फीमेल IIT में जा सकती है, अलाउ है IIT में एडमिशन, कोचिंग तक भी तो जाना पड़ेगा, 12th भी तो करनी पड़ेगी। ये कौन तय करेगा? ये तो घर से ही तय होगा ना कि ये बाहर पढ़ने जाएगी कि नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। अब वो क्या करे? क्या होगा इस इक्वलिटी से? तो इनको इसी बात पे क्रिटिसाइज भी किया गया, जैसे इसमें यही लिखा हुआ है कि दे प्रेमाइज द इंडिविजुअल राइट्स सीक्स टू पब्लिक लाइफ में, मतलब ओपन होना, कि इनको बराबर के अधिकार मिलना चाहिए। ये फर्स्ट वेव थी फेमिनिज्म की। इसी में सेकेंड वेव भी आई। लिबरल फेमिनिज्म की। इस पे ठीक ठाक इन्फ्लुएंस था रेडिकल फेमिनिज्म का। अभी हम पढ़ेंगे कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या है। ऐसे समझो, जो पैट्रियार्की मैंने बताया था ना कि मेल डोमिनेशन है घरों में, इसके खिलाफ जो लोग खड़े हुए, इसको अपोज किया जिन लोगों ने कि ये स्ट्रक्चर ही खत्म होना चाहिए पैट्रियार्की का, उसको कहा गया रेडिकल फेमिनिज्म। तो जब ये लिबरलिज्म, जो लिबरल फेमिनिस्ट है, इनकी जो सेकंड वेव थी ना, पहली वेव में कौन कौन हुआ? मैरी वोllstonecraft, ये नाम याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, विंडिक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। ये UGC नेट में भी पूछा जाता है कि इन्होंने जो किताब लिखी वो क्या थी, उसका नाम बेसिकली पूछा जाता है। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो JS मिल है, इनको अर्ली फेमिनिस्ट में गिना जाता है। हमारे देश में अब मूवी आई है मैरिटल रेप के ऊपर, JS मिल ने 1867 के आसपास डिस्कस किया था कि मैरिटल रेप इज अ क्राइम। तो समझ रहे हो कि किस लेवल के फेमिनिस्ट ये रहे होंगे, वन ऑफ द अर्ली फेमिनिस्ट। और लिबरलिज्म वाले टॉपिक में इनको काउंट किया जाता है मॉडर्न लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म के बीच का ब्रिज, कि इन्होंने उस आइडियोलॉजी को जोड़ा है आपस में। तो ये दो थिंकर्स याद रखना पहली वेव के लिए। इनकी किताब है ऑन द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन, ये तो नहीं आई है अभी तक पेपर में, लेकिन हाँ आ तो सकती है ऑफ कोर्स, क्योंकि UGC नेट और CVT PG के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं कि ये किताब किसने लिखी है। तो ठीक है, इन्होंने ये स्टार्टिंग में बातें कही कि लीगल और पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। सेकंड वेव में इफेक्ट हुआ पैट्रियार्की पर। ठीक है, इन्होंने भी बोली ये बात कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वुमेन को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा, कॉलेज तक। घर से बाहर निकलेगी, पढ़ेगी, तब ना कॉलेज में एडमिशन लेगी, घर वाले ही नहीं निकलने दे रहे, तुमने अलाउ कर रखा है कॉलेज में, उससे क्या फ़ायदा। तो ये इसके खिलाफ खड़े हुए। इसकी एक राइटर है बेटी फ्रेडन, द फेमिनाइन मिस्टिक। ये किताब बहुत बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर साइमन डे के बाद कोई दूसरी किताब है ना, उनकी जो किताब है सेकंड सेक्स, उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर किताब है फेमिनिज्म के लिए, वो इनकी किताब है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लिबरल फेमिनिज्म ने जो बातें कही, उसका क्रिटिसिज्म भी मिला उनको। और किसने क्रिटिसाइज़ किया हुआ? रेडिकल फेमिनिस्ट ने। यही बात कि जो अभी आपको बताया कि जब घर से निकलने नहीं दोगे तो पढ़ाई कैसे होगी। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है लिबरल फेमिनिस्ट का। इसके बाद अगली जो विचारधारा है, जो फेमिनिज्म का अगला जो रूप है, दैट इज़ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्स के फॉलोअर, कार्ल मार्क्स के फॉलोअर को मार्क्सिस्ट कहा जाता है। तो उनमें से जिन लोगों ने फेमिनिज्म की बात की, उनको कहा गया मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। ठीक है, एक फ्रेडरिक एंजल नाम के व्यक्ति हुए, वो कार्ल मार्क्स के मित्र थे। उन्होंने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और द सप्रेशन ऑफ वुमेन, ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जो फीमेल का जो मेन कॉज है ना, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है, जो सप्रेशन हुआ है फीमेल का, वो मेन कॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा जब तक सोसाइटी, एक सेकेंड, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक एंजल प्रिमिटिव कम्युनिज्म फॉलो होता था। इसमें क्या था?
इसमें क्या चीज़ होती थी, सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो इसमें फीमेल का सेपरेशन नहीं हुआ। एक जगह प्रोड्यूस किया, /1 एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस चल रही है, फिर दूसरी जगह चले गए, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे फीमेल का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये धीरे 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 फिर जब एग्रीकल्चर आया प्रॉपर और इससे आई प्राइवेट प्रॉपर्टी कि मैं अपनी खेती का मालिक होऊंगा, उस सिचुएशन में, अच्छा आराम से समझना, स्टार्टिंग की सोसाइटी की बात चल रही है, मशीन्स नहीं है हमारे पास सिर्फ हैंड पावर है, जिसके पास ये मस्कुलिन ताकत होगी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो ऑब्वियस बात है कि बाहर कमाने कौन जा रहा होगा, खेती करने कौन जा रहा होगा, मेल्स। कमा कौन रहा है, मेल। अब एज अ मेल मैं चाहता हूं कि जो मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्रिमिटिव कम्युनिज्म में, तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो एज अ मेल मैं क्या चाहूंगा कि जो मैंने कमाया है वो ट्रांसफर हो मेरे ही बच्चे को। अब ये इंश्योर कैसे किया जाए कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा ही है, इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि फीमेल को घर में कैद कर दो, इसको बाहर जाने ही मत दो। ये एक व्यू है कि इसकी वजह से जो है फीमेल ऑपरेशन हुआ। तो वही मार्क्सिस्ट फॉलोअर्स ने इसको फॉलो किया, फ्रेडरिक एंजल को और कार्ल मार्क्स को। उन्होंने बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्राइमरी कॉज है रेवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, फीमेल ऑपरेशन का। जो सेकेंडरी है ये सब पैट्रियार्की, सेक्स एंड जेंडर एंड ऑल, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो अपने आप जो फीमेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। अब इनका क्रिटिसिज्म भी ऐसे ही किया गया, रेडिकल फेमिनिस्ट ने इनको भी क्रिटिसाइज किया कि तुम्हें हर जगह हर चीज़ का कॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखाई देता है, ये कहाँ तक जायज़ है? तुम जिस चीज़ को प्राइमरी बोल रहे हो वो सेकेंडरी होनी चाहिए। प्राइमरी चीज़ है पैट्रियार्की, प्राइमरी चीज़ है सेक्स एंड जेंडर डिफरेंस। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिटिसिज्म, ठीक है, पढ़ लेना आप इसको, सीधा एग्जाम में लिख के भी आ सकते हो, अगर समझ में आए ये लिख सकते हो ना। दे क्रिटिसाइज मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बिकॉज दे डू नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ वाइटल कैटेगरीज ऑफ जेंडर एनालिसिस लाइक रेस, एथनिसिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है, यही वही बात लिखी हुई है कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी हर चीज़ का कॉज नहीं होता। खैर, इसके बाद सोशलिस्ट फेमिनिज्म। अच्छा, इससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस आइडियोलॉजी को पढ़ने से पहले, इस टाइप ऑफ फेमिनिज्म के बारे में डिस्कशन करने से पहले, कि इंडिया में ना टेलर स्विफ्ट आई तो वो प्राइवेट जेट से आई थी, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं, उन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने उनको बोला, जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, कि तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम एंटी वुमेन हो, कोई लड़की अपना प्राइवेट जेट उड़ा रही है तो ये तो गर्व की बात होनी चाहिए। आराम से समझो, ऐसा नहीं होता। उसने 1 किलोमीटर प्राइवेट जेट उड़ाया है, जितना वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा ना, उसका इफेक्ट पड़ेगा गरीबों पर। और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, और मैक्सिमम जो डिजास्टर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा रीज़न जो हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं वो भी है, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है ना तो उसका इफेक्ट गरीबों पे ज़्यादा होता है, और उसमें भी फीमेल्स पे ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वनरेबल है ऐसी चीज़ के लिए। तो एक पे तुमने गर्व कर लिया कि उसने प्राइवेट जेट उड़ाया, जो उसकी वजह से बाकी सारी फीमेल्स को जो सफरिंग होने वाली है, जो सोशल लेवल पर डिजास्टर जब आएगा कहीं भी। और भारत में पिछले 365 दिनों में से लास्ट ईयर 323 दिन कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपदा आई है थोड़ी बहुत। तो ये ऐसी बात नहीं है कि कोई फीमेल प्राइवेट जेट उड़ा रही है तो हमें उस पर प्राउड करना चाहिए, नहीं, ये प्राउड की बात नहीं हो सकती, चाहे मेल उड़ाए चाहे फीमेल उड़ाए। ठीक है, तो यही है सोशलिस्ट फेमिनिज्म, समाजवाद, और उसी के साथ जुड़ गया फेमिनिज्म। इनका मानना था कि जो रूट कॉज है ना, जिसकी वजह से फीमेल सप्रेशन हुआ है, वो है जो फीमेल डिपेंडेंट है मैन पर इकोनॉमिकली, कि जो मैं घर में रहूँगी और जो व्यक्ति है वो बाहर कमाने जाएगा। और कैपिटलिज्म ने ये चीज़ को ठीक ठाक बढ़ावा दिया है। अब फीमेल का काम क्या रह गया है कि मर्द तो बाहर जाके नौकरी कर रहा है, औरत कर रही है घर की देखभाल, और लेबर प्रोड्यूस करके दे रही है किसको? कैपिटलिस्ट्स को, पूंजीपतियों को। यही इसमें लिखा हुआ है कि वुमेन प्रोड्यूस लेबर पावर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, ये पूरा एक क्या बोलते हैं सर्कल बना हुआ है सोसाइटी में, कि उसके बाद अगला क्या होगा? रिलीव्स मैन बर्डन ऑफ सोशल, कि ये काम करेंगी कि जो मनुष्य, जो मेल है वो फ्री रहे, और हम फ्री क्यों रखना है? ताकि ये कैपिटलिस्ट के लिए प्रोड्यूस कर सके, हम इसकी केयर करेंगे, इसके घर की और इसके बच्चों की। ये पूरी साइकिल बनी हुई है पूरी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? ये कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। अगर फीमेल इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो इन सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ देगी। और ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना भी है
एक सिचुएशन है ना कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, अब वो चाहे मुझे मारे पीटे कुछ भी करे, मैं क्या करूँगी जब मेरे पास बाहर, अगर इसको छोड़ा तो मेरे पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी क्या बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छा टाइप है ये फेमिनिज्म का, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इसके जो फेमस राइटर हुए हैं वो आई एम यंग, मैं तो हूँ यंग लेकिन हाँ इनका नाम भी आई एम यंग है, ठीक है, और एलिसन जैगर, बहुत बहुत फेमस राइटर्स हैं इन चीज़ों के लिए। इनको आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म रेडिकल से और लिबरल फेमिनिज्म से कैसे अलग है। जो मेन कॉज है क्या बताया इन्होंने, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अभी मैंने लिस्ट बना रखी है इसमें पीडीएफ में पूरी, कि इन सारे जो फेमिनिज्म के टाइप्स हैं उनमें क्या क्या थिंकर्स हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसके बाद जो अभी तक मैं डिस्कशन करते हुए आ रहा था, रेडिकल फेमिनिस्ट। अमेरिका में क्या हुआ, कुछ जो वाइट वुमेन थी, वाइट अमेरिका में ऑब्वियसली दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं, तो उनको ना पढ़ाई मिली स्कूल से, उन्होंने इस चीज़ को समझना शुरू किया कि जो ऑपरेशन है वो किस वजह से है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पैट्रियार्की इज़ द रूट कॉज ऑफ फीमेल ऑपरेशन, कि सारा मामला इसकी वजह से बिगड़ा हुआ है। दिस थिंग, सेक्सुअल ऑपरेशन फंडामेंटल फीचर ऑफ सोसाइटी, पूरा इन्होंने बताया कि पैट्रियार्की प्राइमरी है और रेशियल जो है डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा समझो अमेरिका की कंडीशन, डिस्क्रिमिनेशन वाइट वुमेन के साथ अलग है, और जो ब्लैक वुमेन है उसके साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई है उसकी रेस की। वाइट वुमेन का जो ऑपरेशन है वो सिर्फ वाइट मैन कर पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली वो ताकत में, और जो ब्लैक फीमेल है उसका जो ऑपरेशन होने वाला है वो वाइट मैन भी करेगा और ब्लैक मैन भी करेगा। फ़र्क है इसमें, जब ये आंदोलन करेंगी वाइट वाली तो ये अलग चीज़ के लिए करेंगी, और जब ब्लैक वुमेन आंदोलन करेंगी जो ब्लैक रेस है वो पहले रेसिज्म पर भी लड़ेंगी, उनको दोहरी लड़ाई लड़नी है। तो वही यहाँ पे हुआ, इनका क्रिटिसिज्म भी आएगा, ठीक है। तो इन्होंने माना कि पैट्रियार्की इज़ द रूट कॉज ऑफ फीमेल ऑपरेशन, ठीक है। इनके थिंकर्स मैंने आपको बताए ये सारे के सारे, साइमन डे, केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, वही फेमस किताब, याद रखना ही किताबों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही है सिस्टम, मैंने बताया पैट्रियार्की क्या है, ठीक है। इनको भी क्रिटिसिज्म मिला। एलिसन जैगर जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थे, जो मैंने आपको अभी भी उनका नाम बताया, उन्होंने यही बात बोली कि ये ना पूरी जो लड़ाई लड़ रही हैं ये सिर्फ एक जो अमेरिका में वाइट क्लास कॉलर्ड वुमेन है ना वो लड़ सकती हैं, दुनिया में ये हालत नहीं है, ये अपनी प्रॉब्लम को पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बता रही हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिटिसिज्म पूरा, एलिसन जैगर के इलीट मूवमेंट है ये जो पैट्रियार्की के अगेंस्ट खड़ी हो रही है, क्योंकि इनको कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, इनके पास ऑलरेडी ठीक ठाक फ्रीडम है, इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, तो इनको लग रहा है कि सिर्फ पैट्रियार्की ही एक एस्पेक्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। अब जो एकदम मॉडर्न कुछ फेमिनिज्म है, जो मॉडर्न टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ब्लैक फेमिनिज्म, दिखाई भी नहीं दे रहा, ब्लैक फेमिनिज्म, ठीक है। एआई ने बहुत बढ़िया तरीके से पीपीटी बनाई है, केस करवा के रहेगा एआई, कंट्रोवर्सीज, ठीक है। तो इसमें भी यही बात कही गई है कि जो कोर इशू, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ पैट्रियार्की ही रूट कॉज नहीं है, जो ब्लैक वुमेन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन रेस के बेस पे भी होता है। यही यहाँ पे बोला गया है आर्ग्यूमेंट पूरा, कि जो वो फेमिनिज्म है वो एकदम अलग है, वो इलीट जो फीमेल्स अमेरिका की उनके लिए, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है कि हाईली क्रिटिकल इनसाइड फॉर्म ऑफ ऑपरेशन बेस्ड ऑन रेस, के रेस की भी बात करनी है, ठीक है। सेक्सिस्ट और रेसिस्ट ये दोनों चीज़ें हैं इनके अगेंस्ट, ठीक है। अब एक जो मेरा फेवरेट है, मतलब जो मुझे लगता है कि बहुत सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मैं जिस विचारधारा को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ वो है इको फेमिनिज्म। वंदना शिवा नाम की एक हमारे देश की ही पॉलिटिकल थिंकर है, वो बहुत फेमस है इस चीज़ को लेके, उन्होंने काफ़ी वर्क किया है इको फेमिनिज्म को लेके। हुआ पता क्या है, अकॉर्डिंग टू इको फेमिनिज्म जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो ऑपरेशन ऑफ वुमेन है, ये दोनों साथ साथ चले हैं। जो पर्यावरण का सत्यानाश हुआ है ना, उसकी पहली विक्टिम महिलाएं बनी हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि फीमेल्स के पास पावर होती तो जो पर्यावरण है वो थोड़ा अलग होता। मैंने बताया कि थोड़ा इमोशन का टच फीमेल्स में ज़्यादा होता है, इमोशनल गाइडेड, तो वो उतना डिस्ट्रक्शन नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि फीमेल डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकती वो, और मैंने अभी एग्जांपल दिया प्राइवेट जेट का, तो वो बराबर भी कर सकती हैं मेल्स के, लेकिन एक संभावना रहती है कि फीमेल्स थोड़ा ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट करेगी इन्वायरमेंट के साथ। यही कोर थीम है इको फेमिनिज्म की। अच्छा, इस वर्ड को सबसे पहली बार कॉइन किसने किया था? फ्रेंकोइस डी ईबॉन, ठीक है, 1974, इको फेमिनिज्म। वंदना शिवा ने इसको आगे प्रमोट किया। जो इसमें लिखा हुआ है कोर फिलॉसफी वही है कि नेचर एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड बट पैट्रियार्की, एक्चुअली पता क्या है,
नेचर ने सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करके बनाई हुई हैं कि ये इस चीज़ का कॉज है तो उसके बाद कुछ और होगा। पैट्रियार्की ने क्या किया है, उसको ना हायरार्की बना दिया। समझने की कोशिश करना, नेचर ने क्या दिया था हम लोगों को, नेचर ने ऐसा कनेक्शन दिया था, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं किसी भी अलग अलग तरीके से, सारे फैक्टर्स, मतलब कुछ भी बना सकते हो ऐसे। समझने की कोशिश करना, ये कॉब वेब मॉडल है, आपस में सारे फैक्टर्स। पैट्रियार्की ने क्या किया पता है, ऐसे बना दिया कि सबसे ऊपर कोई होगा फिर उनसे नीचे कोई होगा, ऐसे स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट कर दिया। हायरार्की इसको बोलते हैं। तो यही इसी चीज़ का अपोजिशन इन लोगों ने किया है कि नेचर ने ऐसा बनाया था और पैट्रियार्की ने सिस्टम ऐसा बना दिया। इसी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इसी की वजह से इन्वायरमेंट का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे हम लोग बात करते रहते हैं पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑल कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज बढ़ने वाला है, कैसे झेलेंगे हम इस चीज़ को और क्या कॉज है इसका। तो वो चाहते हैं कि फीमेल्स आगे आएँ, जब फीमेल्स लीड करेंगी तो इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि दे आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म में जो कोर थिंकर्स हैं, जो कोर रूट ऑफ ऑपरेशन है, वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात है। अभी बताया था मैंने कि ये सिर्फ सोशल और पॉलिटिकल राइट्स दिलवाना चाहते हैं कि आपकी एंट्री है, लेकिन घर से ही नहीं निकलने दिया। और थिंकर्स क्या हैं, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो इनकी किताब थी, J.S. मिल, और उसके बाद फ्रेडन। कोर प्रपोजल के लीगली ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। उसके बाद आते हैं मार्क्सिस्ट थिंकर। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द रूट कॉज, जो कोर थिंकर्स हैं वो ही हैं। और उसके बाद इन्होंने जो कोर प्रपोजल दिया है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाए, अपने आप फीमेल ऑपरेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ सोशलिज्म। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है फीमेल की मेल पर, वो रूट कॉज है प्राइवेट, क्या बोलते हैं, वो रूट कॉज है। जो सोशलिस्ट थिंकर हैं उन्होंने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वुमेन की, वो रूट कॉज है फीमेल ऑपरेशन का। तो ये क्या प्रपोज करेंगे, जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएँ और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले फीमेल्स को। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, इसके बाद अगला रेडिकल फेमिनिज्म। वही पैट्रियार्की के इंस्टीट्यूट को तोड़ना है। जो मेजर थिंकर्स हैं वो कौन कौन है, केट मिलेट और साइमन डे। और उसके बाद यही इनका जो कोर प्रपोजल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके हो सकता है 3-4 सवाल सॉल्व हो जाएं। पेपर में 2 सवाल तो आने ही आने हैं इस टॉपिक से, मतलब ऐसा देखा गया है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा ना, मैं जानता हूँ किसी को NTA में, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि 1-2 सवाल यहाँ से बनते हैं कि पूछ लिया कि द सेकंड सेक्स किताब किसने लिखी हुई है, या फिर ये पूछ लिया कि बेनेडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन ये किताब किसने लिखी हुई है। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आपको याद होना चाहिए। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि ऑन द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन जो J.S. मिल की किताब है वो किसने लिखी है, मतलब J.S. मिल ने लिखी है ऑब्वियसली। तो ये आपको इसको याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो। वैसे मैं PPT आपको भेज दूंगा, इसमें लिंक दे दूंगा PPT की। ठीक है, अब स्टेट के बारे में क्या सोचती हैं फेमिनिज्म, क्या है थिंकिंग, क्या है इनकी नज़र में स्टेट। अच्छा, कोर आर्ग्यूमेंट पता क्या है कि फेमिनिस्ट जो थ्योरी है ना, उसका स्टेट से कोई लेना देना है नहीं। वो डीपली ना सोसाइटी और जो फैमिली स्ट्रक्चर है उस पर कॉन्सेंट्रेट करती है कि ये अगर चेंज होगा तो स्टेट अपने आप बदल जाएगा। स्टेट एक बाहरी इंस्टीट्यूशन है, ऊपर से कुछ बदलेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास एक थिंकर हुए हैं कैथरीन मैकिनॉन, उन्होंने ये बात कही है कि जो फेमिनिस्ट हैं वो स्टेट की कोई थ्योरी नहीं देते। जैसे मैंने लिबर्टी में बताया था, लिबरलिज्म में, कि वो स्टेट के बारे में सोचते हैं कि स्टेट मिनिमम इंटरफेयर करे। जॉन लॉक ने तो ये तक बोल दिया था कि स्टेट शुड बी नाइट वॉचमैन, कि जितना नाइट वॉचमैन का काम होता है उतना स्टेट का काम है, और स्टेट इज़ नेसेसरी एवल, ऐसी बातें बोली गई थी। मार्क्स क्या चाहते हैं स्टेट के बारे में वो भी बताया है। सोशलिज्म क्या चाहता है स्टेट के बारे में कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पूछा गया ना कि फेमिनिस्ट लोगों से कि आप क्या सोचते हो स्टेट के बारे में, तो 1-2 जनों ने कहा, 1-2 थिंकर्स ने, कि फेमिनिज्म स्टेट के बारे में कुछ कमेंट नहीं करता, वो डीपली सोसाइटी और फैमिली स्ट्रक्चर्स पे बात करता है। यही यहाँ पे हुआ। लेकिन लिबरल व्यू, जो लिबरल लोग हैं, उन्होंने क्या बोला इस फेमिनिज्म के बारे में। ये 2-4 व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि फेमिनिस्ट लोग स्टेट के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जो बाकी विचारधारा है उन्होंने कमेंट किया है स्टेट के ऊपर। क्या है वो कमेंट? तो लिबरल लोग मानते हैं कि स्टेट एक न्यूट्रल आइडेंटिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट इज न्यूट्रल।
स्टेट इज़ न्यूट्रल आइडेंटिटी। लेकिन हुआ पता क्या है, क्योंकि फीमेल्स को राइट्स वगैरह नहीं मिले हुए हैं, मेल्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से जो है दिक्कत है, फीमेल ऑपरेशन है। तो ये चाहते हैं कि स्टेट बस राइट दे दे वुमेन को, इक्वल राइट लीगल और पॉलिटिकल, उससे मामला ठीक हो जाएगा। स्टेट के बारे में ये सोचते हैं कि स्टेट न्यूट्रल क्वांटिटी, एक न्यूट्रल आइडेंटिटी है। सोशलिस्ट क्या सोचते हैं स्टेट के बारे में? सोशलिस्ट जो फेमिनिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं? कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है ना, उन्होंने बर्बाद और कर दिया है। ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना कैपिटलिज्म के नाम पर, फीमेल इससे और ज़्यादा पीछे हो चुकी हैं। कैसे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस फीमेल की मेल के ऊपर और बढ़ गई है। भारत में जो स्टेट्स है ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, जहाँ पे ठीक ठाक पैसा आया हुआ है, जो दिल्ली के आसपास का दिल्ली एनसीआर का एरिया है, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पे जो फीमेल है वो ठीक ठाक ऑपरेस है, पैट्रियार्की ठीक ठाक फॉलो होती है। तो डेवलपमेंट सीधा अगर हो जाए बिना एजुकेशन के, बिना थिंकर्स के राइज के, बिना आइडियाज़ के चेंजेस के, तो वो फीमेल ऑपरेशन को और बढ़ा देता है। यही बात की है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ने कि जो कैपिटलिज्म है इसने और बर्बाद किया है इस चीज़ को। तो ये बात करते हैं कि स्टेट होना चाहिए वेलफेयर स्टेट, जो फीमेल्स को बराबर अधिकार वगैरह दे। उसके बाद आते हैं रेडिकल व्यू, पैट्रियार्कल कंट्रोल मैंने बताया ही था। वो कहते हैं कि स्टेट न्यूट्रल नहीं है, लिबरल लोगों का विरोध करते हैं, स्टेट न्यूट्रल नहीं है, ये पैट्रियार्कल स्टेट है, इसके मैक्सिमम डिसीजन पैट्रियार्की और मस्कुलिनिटी से गाइडेड होते हैं। यही बात इन्होंने इसमें लिखी हुई है कि रेडिकल लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। रूट कॉज क्या है सेक्सुअल इनइक्वालिटी की? वो फैमिली है, डिवीजन ऑफ लेबर है, वही स्टेट में रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद मतलब पैट्रियार्की स्टेट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और इनफैक्ट ये तो ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल जो वॉर्स वगैरह हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मेल डोमिनेट कर रहे हैं इस फील्ड को। ठीक है, अब फेमिनिज्म के बारे में ना कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम पोस्ट फेमिनिस्ट एरा में जी रहे हैं। ये मैंने अभी लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि जो फेमिनिज्म है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म अपने आप को रीडिफाइन कर रहा है कि अलग अलग एस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हर विचारधारा में आते हैं। लिबरलिज्म में क्या हुआ? पहले क्लासिकल लिबरलिस्ट आए, उसके बाद मॉडर्न लिबरलिस्ट आए, उसके बाद न्यू लिबरलिज्म आ गया। वही यहाँ पे हो रहा है, फेमिनिज्म अपने आप को चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट खत्म हो चुका है। खत्म कब होगा? जब जेंडर इररेलेवेंस हो जाएगी सोसाइटी में, जैसे मैंने शुरू में बताया था। क्या ऐसा हुआ है? दूर दूर तक नहीं हुआ, ठीक ठाक ऑपरेशन है। दुनिया की 3% वेल्थ है फीमेल्स के पास, बस 97% ऑफ द वेल्थ अभी भी मेल्स के पास है। तो फेमिनिज्म खत्म तो हो ही नहीं सकता। तो यही व्यू है थिंकर्स का इसके ऊपर कि जब तक पैट्रियार्की रहेगी तब तक फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट और एज एन आइडियोलॉजी लीड करेगा। जिस दिन पैट्रियार्की खत्म हो जाएगी ऑब्वियसली उस दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लड़ाई की। तो दैट वाज ऑल अबाउट फेमिनिज्म। हमने इस वीडियो में पढ़ा कि फेमिनिज्म क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से फीमेल का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म कौन कौन से हैं, लिबरल, सोशल, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, ये सारे हमने पढ़े। उसके बाद इको फेमिनिज्म की बात की, ब्लैक फेमिनिज्म की बात की, और उसके बाद हमने फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पे भी थोड़ी बहुत चर्चा की। जो मेन थीम है ना स्टेट के लिए, वो आपको याद रखनी है, एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, और उसके बाद जो रेडिकल फेमिनिज्म है। ये पेपर में बहुत आते हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये पूछा जाता है काफ़ी। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, और अगली आइडियोलॉजी कौन सी डिस्कस करने वाले हैं आप गैस करके बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।